नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। एनसीईआरटी कक्षा 9वीं के लिए सामाजिक विज्ञान की एक नई किताब जारी करने जा रही है। इस किताब का नाम है अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड पार्ट 1। अब देश के 9वीं के छात्र स्कूलों में सनातन ज्ञान और इतिहास की नई इबारत पढ़ेंगे। इस नई पाठ्यक्रम में पहली बार चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को शामिल किया गया। छात्र अब भारतीय ज्ञान परंपरा और पंच महाभूत की अवधारणा को गहराई से समझ सकेंगे। सिर्फ ज्ञान परंपरा ही नहीं, आधुनिक इतिहास के सबसे संवेदनशील दौर यानी 1975 के आपातकाल इमरजेंसी के दौर पर भी एक नया अध्याय जोड़ा गया है। इसके अलावा नए पाठ्यक्रम में महिला आरक्षण और लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी पर भी विशेष जोर दिया गया। व्यवहारिक और गतिविधि आधारित इस नई शिक्षा नीति में अब छात्र अपनी मातृभाषा से भी वर्कशीट तैयार कर सकेंगे। नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत होने जा रही है। वहीं एनसीईआरटी ने भी अपने पाठ्यक्रम में कई बदलाव किए हैं। खासकर कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं, जो कि आज से मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी। दरअसल कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में इस बार वेदों के अध्ययन को लेकर भी पाठ शामिल किया गया है। यही नहीं, 1975 में लागू किए गए आपातकाल का भी पाठ इस पुस्तक में होगा। वहीं महिला आरक्षण और महिलाओं की लोकतंत्र में भागीदारी को लेकर भी पाठ शामिल किया गया है। इसके अलावा आपदा प्रबंधन समेत तमाम सामाजिक पहलुओं के विषय को पाठ्यक्रम के रूप में पेश किया गया है। और इधर एनसीईआरटी के कोर्स में बदलाव को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते नजर आ रही है। सुनिए। एनसीईआरटी किताबों में जितना फर्जीवाड़ा करना हो करो, लेकिन जो बेसिक ज्ञान की चीजें हैं वो जरूर सुनाओ। क्योंकि इन्होंने एमबीबीएस हिंदी में कर दिया और हिंदी में कोई जान नहीं रहा, स्टूडेंट मिल नहीं रहे। ये हिंदी में दवा कैसे लिखेंगे, ये इलाज कैसे होगा, ये छोला छाप डॉक्टर की जो बात कर रहे हैं, ये सिस्टम तो उनका बाप है। तो ये इस तरह का अमेंडमेंट करते रहते हैं जिसका कोई लाभ हो नहीं रहा है। ये बाकी वेद की चीजें हम लोग सब हिंदू सनातनी है, घर में पढ़ते हैं। यहाँ तो ज्ञान की चीजें पढ़ाओ, साइंस की चीजें पढ़ाओ। दुनिया चांद पे जा रही है, मंगल पे जाने वाली है, उनकी चीजें पढ़ाओ। ये लोगों का ध्यान बटाने से और इवेंट करने से कुछ नहीं होगा। एनसीईआरटी ने यदि 9वीं के पाठ्यक्रम में ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद की बातचीत करी है तो इसमें आपत्ति क्या है? हम तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ये बताए कि वो सनातन का विरोध क्या करती है। यदि भारत की भूमि पर भारत के नौजवानों को भारतीय वेद परंपरा का, भारतीय वेदों का अध्ययन पाठन पठन कराया जाएगा, आपत्ति क्या है? ये तो हमारी पुरानी प्राचीन शिक्षा पद्धति का हिस्सा थे। गुरुकुल पद्धति में वेदों का पाठ किया था, तब तो श्रुति की जाती थी, स्तुति की जाती थी, अब तो लिखित में उपलब्ध है। तो कांग्रेस इस बात का उत्तर दे कि कांग्रेस पार्टी सनातन का, भारतीय परंपरा का, भारतीय वेदों का विरोध क्यों करती है। और वहीं 9वीं के सिलेबस में एनसीईआरटी बड़ा बदलाव करते हुए वेदों को जोड़ने जा रही है, जिसको लेकर तमाम मुस्लिम धर्म गुरुओं ने आपत्ति भी जताई है। सुनिए उनका क्या कहना है। एनसीईआरटी को वेद शामिल करने थे तो कुरान भी शामिल होता, गुरु ग्रंथ साहब भी शामिल होते, बाइबल भी शामिल होता। ये सारी जो धार्मिक किताबें हैं उन तमाम किताबों को शामिल करते। आप क्या एनसीईआरटी 9वीं क्लास के अंदर वेदों को शामिल करके ये बताना और जताना चाहती है कि ये देश हिंदू राष्ट्र बन गया? मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं और तमाम धर्मों के लोगों से आह्वान करता हूं कि इसकी निंदा करें और इतनी निंदा करें कि तुरंत एनसीईआरटी इस पाठ्यक्रम को 9वीं क्लास से खत्म करे। आप वेदों की खास खास बातों को उसमें ऐड कर रहे हैं। अगर कुरान की कुछ बातें, कुछ बाइबल की बातें, कुछ गुरु ग्रंथ साहिब की बातें, कुछ बौद्ध धर्म की ग्रंथों की बातें, कुछ जैन धर्मों की ग्रंथों की बातें, इन तमाम ग्रंथों से अगर थोड़ी थोड़ी बातें ले ली जाएं और वो इस देश के बच्चों को उंडेल दी जाए तो हो सकता है ज़्यादा संस्कारिक होंगे। किसी धर्म विशेष की किताब डालकर
कहीं ना कहीं आप सभी धर्मों की अनदेखी कर रहे हैं, जो कि धर्मनिरपेक्षता और संविधान दोनों के खिलाफ है। तो लगातार इस पर सियासत जारी हो चुकी है और चर्चा के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। निशांत बिसेन, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल हमारे साथ जुड़ी हुई है, कांग्रेस की प्रवक्ता है, कांग्रेस का पक्ष रखेंगी। इमरान खोकर, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही राकेश चतुर्वेदी, हिंदू धर्म गुरु, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत स्वागत है न्यूज 18 में। सबसे पहले निशांत जी, आप ही का रुख करूंगी। अब जो हिंदू ऋग्वेद है, सामवेद है, ये सारे अथर्ववेद है, सब कुछ 9वीं की जो सिलेबस है उसमें ऐड कर दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं सियासत तेज है। कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, मुस्लिम स्कॉलर्स इसका विरोध कर रहे हैं। कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? महत्वपूर्ण विषय है। वेद हमारी भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान सभी की आधारशिला है। ये भारतीय संस्कृति और विरासत को पाठ्यक्रम में मजबूत करने की दिशा में मुझे लगता है एक ठोस कदम है। मुझे आज ही जैसे कि ज्ञात हुआ कि एनसीईआरटी के 9वीं के सिलेबस में जिस किताब का नाम है अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, तो इसमें हमारे वेदों को स्थान दिया गया है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इनकी पढ़ाई अब पढ़ाई जाएगी। हमने बहुत लंबे समय तक देखा कि वामपंथी इतिहासकारों ने हमारे गौरवशाली वैदिक इतिहास को नजरअंदाज किया, लेकिन अब वक्त आ गया है सामाजिक पुनरुत्थान का। विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है हमारे जो वेद है, वेद में सभी कुछ है। यहाँ पर ज्ञान, कर्म, भक्ति, विज्ञान सभी का संगम है हमारे वेद। और अगर इनकी अच्छी बातें हमारी नई पीढ़ी, जो हमारी प्राचीन गौरवशाली विरासत है, वो नई पीढ़ी अगर इससे प्राप्त कर रही है तो ये बहुत हर्ष का विषय है। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बाद अब हम अपनी इस गौरवशाली संस्कृति को, विरासत को नई पीढ़ी को सौंपने जा रहे हैं, ये भी बहुत हर्ष का विषय है। निशांत जी, लेकिन आरोप लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब सिलेबस में हिंदू राष्ट्र की झलक दिखाई दे रही है और बीजेपी को लेकर हमेशा से आरोप लगे हैं कि कहीं ना कहीं देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की तैयारी में बीजेपी है। देखिए सृष्टि जी, मुझे लगता है आधुनिक के संदर्भ में हमारे वेदों की प्रासंगिकता है। वेद जीवन जीने का मार्ग सिखाते हैं। वेद हमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी के बारे में बताते हैं। वेद जीवन पद्धति है। तो कौन क्या सोचता है इसकी, क्योंकि हमारे बहुत शिक्षाविदों ने मिलकर हमारी एक सशक्त सरकार की सोच है जो अब रिफ्लेक्ट हो रही है हमारे पाठ्यक्रम में। हमारी नौजवान पीढ़ी, हमारे किशोर, हमारे युवा अब ये पढ़ पाएंगे, जिससे उन्हें वंचित रखने की अब तक चेष्टा की जाती रही है। और इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा, हमारा देश सर्वधर्म समभाव की भावना के साथ आगे बढ़ता रहा है। तो अभी मैं जिनकी बात सुन रहा था कि सभी को पढ़ना चाहिए, सभी को सुनना चाहिए, तो जी हाँ, हम सभी को पढ़ते और सभी को सुनते आए हैं। तभी मुझे वेद के बारे में भी मालूम है, मुझे सिख धर्म के बारे में भी मालूम है, मुझे जैनिज्म के बारे में भी मालूम है। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, वेद हमारे सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं जो जिस पर हमें बहुत गर्व है और जिनके बारे में हमारी किशोर, हमारी युवा पीढ़ी पढ़ पाएगी। तो मुझे लगता है ये सामाजिक पुनरुत्थान की दिशा में एक बड़ा कदम है और ये एनईपी 2020 का बिल्कुल। निशांत जी, सामाजिक उत्थान आप इसे बता रहे हैं। लौटूंगी मैं आपके पास, इस पर और चर्चा करेंगे। शिल्पी जी, आपका रुख करूंगी। हमेशा से बच्चों को स्कूलों में यह सिखाया जाता था कि धर्म से पहले राष्ट्र, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जो धार्मिक ग्रंथ है वो यहाँ पर इंक्लूड कर दिए गए हैं। कांग्रेस लगातार इसका विरोध कर रही है। आप पहले अपना पक्ष रखिए। पार्टी भारतीय ज्ञान परंपरा का सम्मान करती है, किंतु भारतीय वसुधा जो है वो सर्वधर्म समभाव की है। तो कांग्रेस यही कहेगी कि हमारे देश के अंदर जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, आप सब में से कुछ अच्छी बातें इस पाठ्यक्रम के अंदर सम्मिलित करिए और साथ ही देश के संविधान को भी पढ़ाइए। किंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि जो रोजगार परक शिक्षा होती है, तार्किक दृष्टिकोण होता है और आलोचनात्मक सोच होती है, उसको विकसित करना भी शिक्षा प्रणाली का कार्य होता है और सरकारों को भी इसके प्रति स्वीकारोक्ति रखनी चाहिए। क्योंकि नीट पेपर लीक का जो जवाब है वो एजुकेशन मिनिस्ट्री इस बात से नहीं दे सकती कि अब हमने पाठ्यक्रम में वेद को सम्मिलित कर लिया, या फिर मेडिकल कॉलेज से निकले हुए डॉक्टर्स जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनकी बेरोजगारी का उपाय ये नहीं हो सकता है कि हमने मेडिकल साइंस को अब हिंदी में पढ़ाना शुरू कर दिया है। और दूसरी बात, जो भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता ने वाम पंथों को फिर से बीच में ला दिया, तो देखिए कांग्रेस के शासन में हमने अगर सनातन को पढ़ाया, अगर हमने हिंदू शासकों को पढ़ाया, तो हमने समानता
तरह मुगल शासकों के बारे में भी बताया, क्योंकि 1857 की क्रांति में अगर हम रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब या तात्या तोपे की बात करते हैं तो बहादुर शाह जफर का भी उल्लेख होना आवश्यक है। और अगर हम टीपू सुल्तान पर भी बात कर लें तो स्वयं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब ने 2017 में कर्नाटक के विधानमंडल के जो संयुक्त सत्र है उसको संबोधित करते हुए उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाला, एक लड़कर शहीद होने वाला एक वीर योद्धा बताया था। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने स्वयं अपनी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर में उनका उल्लेख किया है। तो देखिए, हर चीज का जो हल होता है वो वामपंथ नहीं होता या कट्टरपंथ नहीं होता है, शिक्षा होती है। और शिक्षा का जो कार्य होता है वो बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, जिसको राजनीति से परे रखते हुए सिर्फ तार्किक दृष्टिकोण, आलोचनात्मक सोच को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। अगर सरकार इसके ऊपर केंद्रित रहेगी तो बेहतर होगा। बिल्कुल शिंपी जी, साफ तौर पर मतलब आपका ये कहना है कि बैलेंस की जरूरत है, यहाँ पर बैलेंस दिखाई नहीं देता। राकेश जी, आपका रुख करूंगी। मुस्लिम स्कॉलर्स, कुछ लोगों से हमने बात की, उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर हिंदू धर्म के कुछ ग्रंथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं तो दूसरे धर्मों को भी मौका देना चाहिए, क्योंकि दूसरे धर्म भी तो हमें यही सिखाते हैं, अच्छी सीख ही देते हैं। सृष्टि जी, सर्वप्रथम तो इस न्यूज 18 के मंच को मेरा वंदन है। पहली चीज मैं पूरी तरीके से खंडन करना चाहूंगा कि जो सिर्फ और सिर्फ इसको धार्मिक कट्टरता से वेदों को और उपनिषदों को जोड़ करके बोल रहे हैं, उन्हें जो है वेदों का ज्ञान ही नहीं है। जो है विशेष रूप से औषधि विज्ञान का, खास करके आयुर्वेद विज्ञान का पूरे विश्व में आप आधार पता कर लीजिए तो वहां पर जो आधार मिलेगा वह अथर्ववेद मिलेगा। अथर्ववेद में जो है औषधीय पौधों, औषधीय चीजों का विस्तृत वर्णन है, जिसमें जो चीजें जितना विस्तृत वर्णन उस अथर्ववेद में मिल जाता है, शायद अभी जो है अगर उसको विस्तृत रूप से पढ़ाया जाए बच्चों को तो आयुर्वेद का एक जो है प्रॉपर ज्ञान होगा। दूसरी चीज, हमारे जो वेद हैं, हमारे जो उपनिषद हैं, हमारे प्रकृति में जितनी शक्तियां हैं जिनको पहचान करके हमें जीव कल्याण किया जा सकता है, उन सभी के बारे में विस्तृत ज्ञान है। इससे कोई भी जो ये कह रहा है कि इससे कट्टर जो है सनातनी प्रभाव है, कट्टर हिंदुत्व पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल नहीं। किसी वेद में कोई भी बता दे, चाहे वो कांग्रेस प्रवक्ता बता दे, चाहे कोई मुस्लिम स्कॉलर बता दे कि क्या उसमें किसी धर्म के प्रति जो है नफरत लिखी गई है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी जो है अगर वेद का और उपनिषदों का ज्ञाता हो और पढ़ा हुआ हो तो वो इस चीज से बिल्कुल भी जो है नहीं कहेगा कि वहां पर जीव के लिए, पूरे जीव मात्र के लिए, सिर्फ मनुष्य नहीं, जीव मात्र के कल्याण की बातें हैं। दूसरी चीज, अब आपको बताऊं, कभी आदरणीय कांग्रेस प्रवक्ता जी ने कहा कि हमने जो है समानता पढ़ाई। आपने कहां समानता पढ़ाई? आपने जो है रक्षाबंधन के त्योहार को हुमायूं से जोड़कर पढ़ाया। आपने क्यों नहीं पढ़ाया कि कृष्ण और द्रौपदी का जो है संदर्भ आता है, उससे पहले राजा बलि और मां लक्ष्मी का संदर्भ आता है, इंद्र और इंद्राणी का संबंध आता है। आपने क्यों नहीं रक्षाबंधन पढ़ाया? मैं भी वही पाठ्यक्रम पढ़ के, मुझे आज तक रक्षाबंधन का जो मैंने पुस्तकों में पढ़ा आपके पाठ्यक्रम के, उसमें सिर्फ हुमायूं का जिक्र आता है। तो आपने अभी तक समानता नहीं पढ़ाई। दूसरी चीज, हम जिस धरा पर हैं, जिस वसुधा पर हैं, उसका आधार जो है वेद हैं, पुराण हैं, उसका आधार जो है विशेष रूप से उपनिषद हैं। अगर हम जो है वास्तविक रूप से इस शिक्षा को करते हैं तो हम जो है वास्तविक ऊर्जा, वास्तविक काइनेटिक एनर्जी को पहचानने में मदद पाएंगे। दूसरे जो हमारा जो है विज्ञान है उसका भी आधार मजबूत होगा। तो इस विषय को लेकर के भ्रम फैलाने की जरूरत नहीं है। वेद उपनिषद जो है ज्ञान का आधार है। जो 6 वेदांग है उसमें सबसे पहला शिक्षा है, और शिक्षा का जो मुख्य अंग है वह वेद और जो है यही हमारे उपनिषद है। तो इसलिए शिक्षा को अधूरा अब तक आप लोगों ने रखा था, और अगर पूर्ण करने के लिए प्रयास किया जा रहा है तो उसका स्वागत होना चाहिए। नीट और बाकी विषयों पर जो है वेद ज्ञान का आधार है, और इसी आधार की स्कूलों में क्या जरूरत है, इसी पर हमारी चर्चा है। इमरान खोखर जी, आपका क्या कहना है? लगातार आरोप ये लग रहे हैं कि दूसरे धर्म की अनदेखी हो रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि हम लोग एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, एक रिलीजियस फ्रीडम है यहाँ पर सभी को। और जो बात आप यहाँ बताई जा रही है कि एनसीईआरटी किताबों में ज्ञान की बातें होनी चाहिए, तो क्या ज्ञान की बातें सिर्फ वेद में है? अच्छाई की बातें क्या सिर्फ वेद में है? आपके अंदर क्या बाइबल के अंदर अच्छी बातें नहीं है? गुरु ग्रंथ साहब में क्या अच्छी बातें नहीं है? कुरान में क्या अच्छी बातें नहीं है? और धार्मिक ग्रंथों में क्या अच्छी बातें नहीं है? कुल मिलाकर ये एक सर्टेन टाइप की इस मेंटेलिटी जो है वो इंपोज करना चाहते हैं बच्चों के अंदर। हम डेमोक्रेसी में रहे, वी आर नॉट लिविंग इन द थियोक्रेसी वेयर यू कैन इंपोज योर सर्टेन टाइप ऑफ मेंटेलिटी ऑन द पीपल। मैं आपसे एक बहुत साफ बात कहना चाहता हूं कि अगर आपने वेदों को इसके अंदर इंक्लूड किया है तो वेदों में आप पढ़ाएंगे क्या? वेदों के अंदर तो प्रत्यक्ष रूप से मंदिर और मूर्ति पूजा को कहीं भी विधान के अंदर शामिल ही नहीं किया गया है।
वेदों के अंदर जन्म आधारित जाति व्यवस्था का तो वर्णन ही नहीं है, तो आप पढ़ाएंगे क्या? कुल मिलाकर ये पूरा मामला दूसरे अहम मुद्दों से भटका कर एक धार्मिक मुद्दे पे ले जाना चाहते हैं, क्योंकि इनके पास दूसरे जो मुद्दे हैं, चाहे वो नीट के पेपर हो या दूसरे पेपर लीक हो या दूसरी परेशानियां हो, उनसे ध्यान भटकाना है तो इस तरह की चीजें ले आए। और अगर आप वेदास को इंक्लूड करना चाहते हैं तो फिर दूसरे धार्मिक ग्रंथों को भी इंक्लूड कीजिए, लेकिन आप नहीं करेंगे क्योंकि आपकी जो राजनीति है वो सिर्फ धर्म आधारित चलती है। आप अगर वेदास के साथ में कुरान को ऐड कर ले तो क्या परेशानी हो जाएगी? हर धर्म के अंदर अच्छी बातें हैं, आप अच्छाई चुनिए, उसको आप इंक्लूड करिए, बच्चों को पढ़ाइए। बिल्कुल इमरान जी, इसका जवाब निशान जी से लेते हैं। निशान जी, धर्म की राजनीति करने के आरोप लगा रहे हैं, क्या बोलेंगे इस पर? चूंकि दूसरे धर्मों की अनदेखी की बात सामने आ रही है और इसके साथ ही सेक्युलर स्टेट की बात आती है, अगर हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि वेदों को पाठ्यक्रम में शामिल करने पर इतना नफरत में क्यों देख पा रहा हूं सभी के सामने, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस आयुर्वेद को, जिस योग को पूरी दुनिया अपना रही, वो हमारे वेद का हिस्सा है और इन्हें वेद के माध्यम से हमारी जो वैदिक इतिहास है उसे अगर बेहतर तरीके से हमारे छात्रों को पढ़ाया जाता है तो इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी को दिक्कत होनी चाहिए। एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में पहले भी, इस बार तो सामाजिक विज्ञान की किताब में ये विषय जोड़ा गया है, पहले भी इतिहास के किताबों में वेदों का आंशिक पठन किया जाता रहा है, लेकिन अब विस्तार से हमारे चारों वेद जो हैं उनके अंदर की जो अच्छी अच्छी बातें हैं, नैतिक शिक्षाएं हैं, दूसरी शिक्षाएं हैं, वो हमारे नवी के किशोर और बच्चियां सीख पाएंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं इस बात को फिर से दोहराना चाहूंगा कि कांग्रेस के समय में जो वामपंथी इतिहासकार रहे हैं उन्होंने हमारी बहुत सी गौरवशाली बातों को धूमिल किया है, उन्हें छिपाने का प्रयास किया है। तो इन सब बातों को, इन विसंगतियों को दूर किया जा रहा है हमारे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत। और जो हमारे महत्वपूर्ण विषय हैं, सिर्फ वे भी नहीं, दूसरे विषय भी इसमें जोड़े गए हैं। आपातकाल के बारे में भी बताया जा रहा है। आज 25 जून है, महत्वपूर्ण दिन है। आपातकाल में जो जुल्म ज्यादतियां हुई हैं वो हमारे नए बच्चों को पता चलना चाहिए, वो विषय भी जोड़ा जा रहा है। हमारी पंचनिष्ठाओं को भी जोड़ा जा रहा है। तो ये सब विषय अब वर्तमान की जरूरत है और आधुनिक प्रासंगिकता इसकी बनी हुई है, इसलिए हम इन विषयों को जोड़ रहे हैं। रही बात क्या आरोप कांग्रेस लगाती है, क्या बात मुस्लिम स्कॉलर क्या बोल रहे हैं, तो ये उनका अपना दृष्टिकोण हो सकता है, अपना विषय हो सकता है, लेकिन वेद हमारी शिक्षा का मूल केंद्र है, आधार है और हमारी भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन, ज्ञान विज्ञान की आधारशिला है। तो हमें इस पर गर्व करना चाहिए और इस बात की खुशी मनाना चाहिए कि अब हमारे देश में इमरजेंसी को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। आपातकाल जाहिर तौर पर देश का इतिहास और इसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए, लेकिन ये वही बीजेपी कह रही है जिसने मुगल सियासत के कुछ जो चैप्टर्स थे वो सबसे पहले सीबीएसई से, एनसीईआरटी से हटवा दिए थे। इसके बाद गुजरात दंगों के कुछ पॉइंट्स थे वो भी हटा दिए थे। तो फिर बैलेंस तो यहाँ पर बिल्कुल नजर नहीं आता है। अगर आपातकाल इतिहास है तो ये सब भी तो इतिहास है। देखिए, आपातकाल एक ऐसा सजीव इतिहास है जिसके 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं और आपातकाल के दौरान जिस तरीके से कांग्रेस सरकार ने देश में लोकतंत्र का गला दबाने की कोशिश की थी, संविधान की हत्या की थी, तो वो हमारी नई पीढ़ी को पता चलना चाहिए। 50 साल पहले किस तरीके से कांग्रेस के शासन में एक ऐसा प्रयास हुआ था जिसने हमारे लोकतंत्र को शर्मिंदा किया और आज तक हमें इस बात का दुख है। 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। नई पीढ़ी के हमारे बच्चे ये भूल न जाएं कि किन लोगों ने इस देश के संविधान की हत्या की थी, किन लोगों ने इस देश के लोकतंत्र को मारने की कोशिश की थी, ये उन लोगों को पता चलना चाहिए। इसीलिए इसे हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है और बिल्कुल ये रिसेंट हमारा इतिहास है, तो मुझे लगता है इस बारे में सभी को पता चलना चाहिए कि जो लोग आज संविधान की किताब बिल्कुल निशान जी, लौटूंगी मैं आपके पास। शिल्पी जी, आपातकाल का एक चैप्टर यहाँ पर जोड़ा गया है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा बीजेपी ने कई चैप्टर्स हटवाए भी हैं, लेकिन अब ये नया चैप्टर, कितना लोगों को ये पता रहना चाहिए, कैसे देखती है इसे?
देखिए, जब आप आपातकाल को जोड़ रहे हैं तो वर्तमान के अघोषित आपातकाल के बारे में भी उल्लेख करना चाहिए, क्योंकि इसी अघोषित आपातकाल में हमारा जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नंबर है वो 157th पोजीशन में है। तो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, चाहे वो मीडिया का हो या फिर वो एक ऑर्डिनरी सिटीजन का हो, आज वो ताक पर रख दिया गया है। तो हमें लगता है कि जिस आलोचनात्मक सोच की हमने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में बात करी थी वो इसी बात से पर्टेनिंग थी। दूसरी बात, जो आदरणीय धर्मगुरु जी ने यहाँ पर एक प्रश्न कांग्रेस के लिए उठाया है, तो हम बहुत विनम्रता से कहना चाहेंगे कि कांग्रेस के शासन में हमने तो सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, मीराबाई, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जी, सबके बारे में पढ़ाया, लेकिन आप लोग सिर्फ हुमायूं पर ही चर्चा क्यों करते हैं? ये एक सोच का विषय है। और दूसरी बात ये है कि अभी पुनः जो जैसा कहा गया भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता के माध्यम से कि हम क्यों अगर वेदों के पढ़ाने के प्रति ऐसी नफरती सोच रखते हैं, तो देखिए, वेद सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, वेद तमाम सनातनियों के हैं, वेद उस प्रत्येक हिंदुस्तानी के हैं जो भारत में है या हिंद में रह रहे हैं। तो आप सब कुछ पढ़ाइए, लेकिन वी आर अ डेमोक्रेसी। जब हम संविधान से चलने वाला राष्ट्र है और हमारे यहाँ पर विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं और उन सभी धर्मों को मानने वाले अनुयायियों के जो बच्चे हैं वो भी इस स्कूल के अंदर अध्ययन करते हैं। तो अगर आप हर धर्म ग्रंथ की अच्छी बातों को बच्चों तक पहुंचाएंगे तो इससे बच्चों का कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि उनकी जो हमारे देश की विविधता के प्रति एक सोच है। बिल्कुल शिल्पी जी, लौटूंगी मैं आपके पास। राकेश जी, हमेशा से ये डिबेट रही है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कि स्किलफुल एजुकेशन हमारे पास नहीं है। अब चूंकि वेद को इसको इंक्लूड किया गया है, आपको क्या लगता है कि ये जो एजुकेशन सिस्टम है उसको बेहतर बनाएगा? चूंकि आपको सारे वेदों का ज्ञान है, आपने पढ़ा होगा, किस तरीके से ये लोगों को मदद करेगा? चलिए, तो इमरान खोखर जी, राकेश जी से संपर्क शायद नहीं हो पा रहा है, आवाज उन तक नहीं जा पा रही है। आपसे यही मेरा सवाल है, स्किलफुल एजुकेशन को लेकर हमेशा डिबेट होती है और अब अगर वेद है उसमें भी यही पढ़ाया जाता है, स्किल्स के लिए बात की जाती है, इसे आप कैसे देखते हैं? ये शिल्पी जी, मसला ये है कि वेद जो है वो एक धार्मिक ग्रंथ है और एजुकेशन सिस्टम साइंटिफिक होना चाहिए, उसकी अप्रोच साइंटिफिक होना चाहिए, उसकी अप्रोच प्रैक्टिकल होना चाहिए। लेकिन अब कुल मिलाकर हो क्या रहा है कि इन सब बातों के अंदर आप एक थोपना चाहते हैं। मैं एक मुस्लिम हूं, मेरा राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन है, मेरे भी अपनी एक आस्था है, मेरी आस्था आपसे बड़ी और आपकी आस्था मुझसे बड़ी नहीं हो सकती। मेरा भी राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ वाला मामला है। तो ये जो आप वेदास अगर इंक्लूड करना चाह रहे हैं तो आप दूसरी चीजें भी इंक्लूड कीजिए। हमारा तो ये कहना है, हम वेदास को इंक्लूड करने के खिलाफ नहीं है, लेकिन सिर्फ वेदास को इंक्लूड करने के खिलाफ है। दूसरी बात, मैं आपको बात बताऊं, आपने कहा इमरजेंसी की बात, तो आपने 2002 के दंगे जिसमें वहां के मुख्यमंत्री ने 3 दिन के लिए खुली चीट दी थी, मुसलमानों का कत्लेआम कर दो, कोई किसी को कुछ नहीं कहेगा, ये इंक्लूड क्यों नहीं किया? गोधराकांड इंक्लूड क्यों नहीं किया? उसके बाद आपने बाबरी मस्जिद पूरी दुनिया ने शहीद होते हुए देखी, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भीड़ ने वहां पर शहीद कर दी। कांग्रेस का और वही विपक्ष का आरोप है कि सनातनी जो प्रक्रिया है, हिंदू राष्ट्र की तस्वीर इस बार इस कोर्स में नजर आती है, लेकिन अभी भी कई सारे सवाल है और सियासत लगातार जारी है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।